हमने देखा कि क्या हुआ, ज़्यादातर लड़कियां ड्रॉप आउट हुई, एडोलेसेंट गर्ल्स ड्रॉप आउट हुई, और सोशल और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से उनको स्कूलों में उनको निकाला गया। तो मैंने सोचा कि ये जो असम्पशंस जो है, अच्छा दूसरा एक असम्पशन है कि एजुकेशन फॉर ऑल यानी सबके लिए है, उसमें अडल्ट्स भी आते हैं, लेकिन ये असम्पशन भी गलत है, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल में ज़्यादा फॉर्मल सिस्टम के ही बच्चों के लिए एजुकेशन फॉर ऑल समझा जाता है, और उसमें जो अडल्ट्स हैं उनके बारे में कोई सोच नहीं है, और ये इंटरनेशनल अनुभव रहा है और नेशनल गवर्नमेंट्स का अनुभव रहा है, इसलिए सिर्फ एजुकेशन फॉर ऑल कहने से अडल्ट एजुकेशन का कोई ये नहीं करता। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं देखूंगी कि थ्री एरियाज आई एम लुकिंग एट मेरे आज की प्रेजेंटेशन में, कि मैं सारे अपने जो आज तक के जो प्रोग्राम्स जो हुए हैं अडल्ट एजुकेशन के, तो एक तो आपको एक लिस्ट तो आपको पता चले कि किस तरह के कार्यक्रम रहे, और फिर उसके कुछ कॉमन फीचर्स उसमें से क्या निकलता है, और देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग कॉमन फीचर्स जो निकलते हैं उसमें से। और फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा थियोरी, साक्षरता की जो थियोरी है अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में जो थियोरी, तो और आज के निरंतर के प्रेजेंटेशन में वो थोड़ा उसमें देयर इज रेफरेंस टू ऑल ऑफ दैट आल्सो, तो मुझको वो देख के भी बड़ा अच्छा लगा। और प्रैक्टिस, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे अनुभव उसको तो हमको देखना चाहिए। सो वी लुक एट द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अडल्ट एजुकेशन, पर्टिकुलरली वुमेन्स वेज ऑफ नोइंग, बिकॉज महिलाओं की जिस तरह वो सोचती है, जिस तरह वो पढ़ती है, वो उनके अनुभव अलग है पुरुषों के कंपेयर टू मैन। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जरा उसके ऊपर ध्यान दें और देखें कि किस तरह वो अलग वो सीखती है उनके। फिर द थर्ड एरिया आई थॉट कि आज के ज़माने में जो क्या हो रहा है इंटरनेशनली, क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इंटरनेशनली, एंड तो वो डिस्कोर्स जो है इंटरनेशनल डिस्कोर्स, तो वो समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके जो इम्प्लीकेशंस क्या है अडल्ट एजुकेशन के प्रोग्राम्स के डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का मेरा प्रेजेंटेशन है, तो मैं ये मेरे 3 एरियाज़ को मैं फोकस कर रही हूँ। नेक्स्ट, उसके पहले मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बताऊं कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो हमें हमेशा कहा जाता है कि अरे हमने बहुत प्रोग्रेस किया है। हाँ, सचमुच हमने बहुत प्रोग्रेस किया है, क्योंकि जब 14% लिटरेसी रेट थी 1951 में, तो आज जाके नहीं, 2011 में 72.9% लिटरेसी, बहुत अच्छी बात है कि कितना उसमें महिलाओं को देखिए, कितना 9.08 करोड़ महिलाएं हैं और पुरुष 9.08 पुरुष हैं और महिलाएं 16.08। इसके अलावा फिर डिस्पैरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम वेमेन, वो भी उनके भी लिटरेसी रेट्स कम है। अगर इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 37% of world's non-literate population, majority of them women, lived in India alone. अब ये क्या है, ये फिगर्स बड़े वैरी करते हैं, इसलिए मैंने नहीं करे, बट दे रन इनटू मिलियंस जो हमारे देश में नॉन लिटरेट महिलाएं हैं। तो इतनी बड़ी समस्या है जिसके बारे में हम अभी तक कुछ काम नहीं कर रहे इस देश में। ओके, नेक्स्ट, ये एक मैंने लिस्ट बनाई कि क्या किस तरह की सोशल एजुकेशन था 51 to 56, और वो ज़्यादातर सिविक एजुकेशन, थोड़ा सा लिटरेसी, कंडेंस कोर्सेज फॉर वुमेन, इस तरह का कार्यक्रम था। फिर वो बंद हो जाता है। फिर ग्राम शिक्षण मुहिम एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, महाराष्ट्र में था, इट वाज अ लिटरेसी कैंपेन,
और उससे बड़े अच्छे हमने वी लर्न लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन्स, बट वो ख़त्म हो गया. फिर फार्मर्स फंक्शनल लिटरेसी. नाउ in the beginning the focus was on literacy per se, माने पढ़ना लिखना, literacy, reading, writing, numeracy. फिर functional literacy, और ये यूनेस्को का कॉन्सेप्ट है. फंक्शनल माने अब फार्मर्स है तो उनका जो फार्मर्स है उनके काम को रिलेटेड शब्द को ये करना, एंड देन डिजाइन लिटरेसी मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर the role they play in society. तो ये कार्यक्रम चला. ये एक यूनेस्को का कार्यक्रम था, तो थोड़े समय के लिए चला, वो ख़त्म हो गया. फिर फंक्शनल लिटरेसी फॉर अडल्ट वेमेन, वो महिलाओं को लेके था कार्यक्रम, फोकस इज ऑन वेमेन, तो वो भी चला, वो भी ख़त्म हो गया. फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन. अब 70s में, मिड 70s में एक नया कॉन्सेप्ट आता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन suddenly there was a realization that formal system of education is not efficient. So non-formal education. So non-formal education माने more relevant to the needs of people. क्योंकि formal system is very irrelevant, generalized, decontextualized. So non-formal was thought that in order to attract people to education, तो एक non-formal education का कार्यक्रम शुरू किया जाए. तो उसके लिए हमारे यहाँ भी वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन चला 1 साल के लिए. फिर आ गया नेशनल लिटरेसी, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम. ये एक पूरे देश के लिए कार्यक्रम था. फर्स्ट टाइम देयर वाज अ प्रोग्राम फॉर द होल कंट्री, यू सी, और उसमें था फंक्शनैलिटी, अवेयरनेस एंड लिटरेसी. लेकिन अनुभव ने क्या दिखाया, सिर्फ लिटरेसी ओरिएंटेड ही रहा. फंक्शनैलिटी अवेयरनेस पे कोई काम ठीक ढंग का हुआ नहीं, वो भी बंद हो गया. फिर आ गया नेशनल लिटरेसी मिशन. उसमें हम बहुत सारे हैं लोग जुड़े थे उसमें, और नेशनल लिटरेसी मिशन चला. एक ये पूरा देश के लिए कार्यक्रम था, एंड इट वाज एक्साइटिंग बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम NGOs वर इन्वॉल्व. और एक भारत ज्ञान विज्ञान समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ, केरल की NGO थी, और उन्होंने टेक्निकल एंड रिसोर्स सपोर्ट दिया, और उसकी वजह से एक बहुत ज़बरदस्त एक उत्साह था देश में. और कोई डिस्ट्रिक्ट्स ने इसमें बहुत बढ़िया काम किया, और साक्षरता को लेके ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चला. फिर वो ख़त्म हो गया. फिर आ गया साक्षर भारत, अच्छा पढ़ना लिखना ये, और अभी है न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम, जो अभी अनाउंस तो मैंने तो नहीं सुना, लेकिन अभी शुरुआत होगी. चलिए आगे. अच्छा, कॉमन फीचर्स क्या है इसमें कि ये दे प्लान प्रोग्राम्स, सरकार ने ये प्लान किए हुए, एडहॉक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, शॉर्ट टर्म लिमिटेड स्कोप, वो तो आपने देखा कि शॉर्ट टर्म तो आपको दिख गया. फोकस ऑन लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी, माने सिर्फ पढ़ना लिखना. अवेयरनेस रेजिंग, जो पाउलो फ्रेरे, जो फेमस ब्राज़ीलियन अडल्ट एजुकेटर, जो कह रहा है कि जो बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है तो वो नहीं, लेकिन यू स्टार्ट गेटिंग द पीपल, द कॉन्शियसनेस रेजिंग, क्रिटिकल लिटरेसी, वो सारा हमको नहीं दिखता है. The idea is to make people efficient and not bring about no change to be brought about, status quo to be promoted. In the महिलाओं का जो कार्यक्रम रहा उसमें the reproductive role जो महिलाएं काम करती, जो करती है, खेतों में काम करती है, उसको लेके कोई जिक्र नहीं. जो माँ है, बच्चों को पालती है, करती है, सिर्फ उसी को लेके सीमित रोल को ही देखा गया. NAEP में नो मेंशन ऑफ वेमेन. JLC में इतनी महिलाएं आई, उसमें इतनी पार्टिसिपेट उन्होंने काम आई, लेकिन उसमें भी कोई जेंडर रिलेटेड कोई ये नहीं था. और अगर लिटरेसी मटेरियल्स को अगर हम उससे देखते तो उसमें था कि सारे सेंट्रली डेवलप्ड, वन साइज फिट्स ऑल, माने एक तरह के मटेरियल्स सबके लिए
डिज़ाइन किए गए. Teaching methodology top down, not interactive, no discussion, no critical thinking promoted, इस तरह का. No link with development department, so stand alone approach adult education का. ज़्यादातर ये volunteer based कि volunteers काम करेंगे, है ना. उनको थोड़ा छुट थोड़ा सा पैसे दो, नहीं तो वो कुछ नहीं, और वो वॉलंटरी वो अपना बेस्ड काम करेंगे. ये वॉलंटरी बेस्ड काम शुरुआत में तो खूब चलता है, उसमें काफ़ी लोगों को दिलचस्पी होती है बच्चों को लेके, लेकिन धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो जाता है. तो ये वॉलंटरी बेस्ड काम नहीं चलता. ट्रेनिंग तो ना के बराबर, थोड़ा सा इधर उधर छुट नहीं तो ना के बराबर. और अप्रोच देन इज लिटरेसी फर्स्ट, कि पहले लिटरेसी करो, उसके बाद पोस्ट लिटरेसी करो, फिर कंटिन्यूइंग एजुकेशन करो, इस तरह. तो ये भी एक के बाद एक इस तरह, तो वो भी नहीं चलता. एंड एब्सेंस ऑफ लिटरेट एनवायरनमेंट, कि लिटरेसी का काम तो तुम करते हो और उसके बाद खत्म हो जाता है ऊपर. सो what the experience showed that इसके बाद then people naturally relapse into illiteracy, you see. So this has been the experience of the earlier programs. फिर ऐसा है कि आप कहेंगे कि भाई जो गरीब पुरुष है, गरीब महिलाएं हैं, तो उनमें काफ़ी एक तरह के मटेरियल्स ही होंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल लिंक टू पॉवर्टी, mainly linked to poverty, linked to economic problems and all that. But there is a difference, क्योंकि महिलाएं जो है उनका अपब्रिंगिंग ही अलग है, तो इसलिए हमको महिलाओं के लिए अलग किस्म के ही मटेरियल्स हमको बनाना बहुत ज़रूरी है. महिला एक तो उनको तो एक साक्षरता का ही कार्यक्रम में ही काम बनता है कि महिलाएं वो समझने लगे कि कैसे उनके परिवार में, उनके समाज में, उनके धर्म में वो कैसे उनकी सोच कैसे वो कंडीशन हो जाती है धीरे धीरे करके, तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो एक्सेप्ट कर लेती है, हाँ ठीक है, मैं माँ ही हूँ, मैं बच्चों को मैं ही संभालूंगी. तो ये लेकिन वो सारा परसेप्शंस, वो कैसे हमारे परसेप्शंस वो समाज हमको उस तरह बनाता है. तो ये ये कार्यक्रम अडल्ट एजुकेशन का कार्यक्रम को ही महिलाओं को ये करना ज़रूरी है. तो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थियोरी, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि जो न्यू मीनिंग है, नए व्हेन न्यू मीनिंग इज इम्पार्टेड, वही एक्सपीरियंस है, लेकिन हमको अलग किस्म से हम उसको देखते हैं. एंड देन कोलैबोरेटिव लर्निंग, महिलाओं को ऐसे मिलके साथ मिलके, not just single one-to-one kind of learning, but they like to share experiences, they like to communicate them and so on. So importance of collaborative learning. Next. So importance of critical pedagogy, that is you have to start hearing the voices of the marginalized groups and they have to be part of the learning process. अगर हम देखा जाए तो हम देखें तो the whole participatory process, सारे मिलके learn how they begin to, that should be the focus on the importance of participatory process in learning. इसमें भी जो प्रेरे का ये है, so it is the marginalized groups, you see, और उनकी जो भूमिका है in materials preparation, in research evaluation, और अभी तक क्या हुआ है और हो रहा है कि it is only the experts, कि वही जैसे कि वही they are the ones who are they can create knowledge. Okay, all right, next. Now the importance of empowerment, महिलाओं का सशक्तिकरण होना ज़रूरी है, और दिस इज एजुकेशनल प्रोसेस. एजुकेशन जो कार्यक्रम जो आप
करते हैं उसी दरमियान उनका सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। और ये महिला सामर्थ्य की बात हुई है, मैंने बहुत काम किया महिला सामर्थ्य के साथ, और ये एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी की ही बात कर रही थी, और इसमें यही प्रोसेस था, टू क्वेश्चन, to critically analyze issues, to seek solutions, you know, and to bring about the change, right? और उसमें वो इनका empowerment होता है at a personal and collective level, संघा, that is very important. So अकेले नहीं, but पूरा एक ग्रुप मिलके वो कुछ बदलाव लाती है। अब थर्ड में यूनेस्को का रोल, यूनेस्को has played an important role. The concept of literacy has changed. You know, तो पहले सिर्फ साक्षरता था, ये था, फिर था फंक्शनल लिटरेसी, फिर हो गया नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और अब जाके वो है मल्टीपल लिटरेसी का है। और अभी इसमें ज़्यादातर टर्म वो यूज़ करते हैं अडल्ट लर्निंग फॉर एंड एजुकेशन। The emphasis is on learning, not on education. Because education is more passive concept, and learning is more active. So therefore. Now, these are the documents which I thought were because India is a signatory, you know, India ने commit किया है as a member state कि ये documents को उन्होंने commit किया है, Belém Framework for Action, UN Sustainable Goals (SDGs) and this 2020 का जो है Literacy for Life, and so we have to understand कि ये documents का असर क्या होता है, उसका मतलब क्या है। And the Belém document refers to integration of formal, non-formal and informal learning. तो 3 तरह के learning होते हैं, you know, formal है तो आपको पता है, informal is very personal, you know, कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको जानकारी अगर वो कह रहे कि मुझको इसके बारे में जानना जरूरी है, तो informal learning plays an important role. Non-formal is more slightly structured learning, but all of it is important. And this document talks about inclusive learning. Inclusive learning means everybody. You know, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जैसे कि हमने marginalized groups किसको लिया, scheduled caste, scheduled tribe, Muslims, है ना? लेकिन when you talk about inclusive learning, we have to refer to everybody. उसमें migrants आएंगे, nomads आएंगे, physically challenged आएंगे, transgender communities आएंगे, semi unemployed youth, मतलब whole range, और उनको identify करना बहुत ज़रूरी है। SDGs है, वो कह रहे no one is left behind principle, इसका मतलब यही है कि सबको उसमें हमको करना। Now SDGs talk about, they have 17 goals and they are talking about whole of society and whole of government. इसका मतलब क्या है? Everybody has to be involved in the educational process. You know, not only government but the whole society has to be involved. अभी तक क्या हुआ था कि only adult education, जैसे मैंने पहले कहा कि Ministry of Education है बोलता है, लेकिन now you have to think about other ministries, उनके साथ links करना और उनके साथ coordinate करना। Now for that you need a comprehensive lifelong learning policy, जो हमारे यहाँ अभी तो हमने सोचा भी नहीं है, but we will need to have a comprehensive lifelong learning policy, which would mean that सारे organization structures you have to work out कि कैसे होगा, कैसे links होगी, और कैसे उनके साथ coordination, cooperation कैसे होगा, ये बहुत ज़रूरी है। Knowledge society, we are talking about knowledge, the document talks about knowledge society, उसके लिए क्या है, क्या होना कि adults को they can enter the formal system, they can drop out of the formal system, again come back when they are necessary, back and forth. So therefore equivalency, accreditation, certification, these are very important elements of lifelong learning. अभी तक जेंडर इश्यूज तो बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम नहीं थी। नाउ
now they will have to receive, gender will have to must receive central attention. SDG कह रहा है, जेंडर इक्वालिटी का एक उनका SDG है. Now this has to become a cross cutting, यानी across all the other SDGs, this gender must become a cross cutting issue. Now in Mahila Samakya has shown us, I mean we are I think in that sense lucky, और आपका भी अनुभव दिखा रहा है कि we know now what empowerment is and महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या हम कर सकते हैं. तो हमारे यहाँ अनुभव है. और यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग ने भी बहुत सारी केस स्टडीज करी है. तो इससे हमें पता चल सकता है कि अगर हम वुमेन्स एम्पावरमेंट और वुमेन्स इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमको एनजीओज को लेके काम करना, सरकार को काम करना बहुत ज़रूरी होगा. नेक्स्ट, फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शनरीज. अभी तक तो हमने छुटपुट उनके लिए ट्रेनिंग करा. अभी इनको यू हैव टू डेवलप अ फुल टाइम, उनके कार्डर और फुल टाइम वर्कर्स. जैसे आप टीचर्स होते हैं स्कूलों में, वैसे ही हमारे अब अडल्ट एजुकेशन में फुल टाइम आपके वर्कर्स होने चाहिए. एंड ट्रेनिंग हैज़ टू बी ऑनगोइंग. ट्रेनिंग ऑफ द डेवलपमेंट वर्कर्स ऑल्सो हैज़ टू हैपन. एंड उसमें अगर आपको उनको प्रोफेशनलाइजेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो फॉर ऑफरिंग डिप्लोमा डिग्री एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज. और उसमें बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. डेफिनेटली द एनजीओज वुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक लिटरेट एनवायरनमेंट करना बहुत ज़रूरी है. डेवलपमेंट ऑफ लिटरेट, यूनेस्को तो कहता है लिटरेट फैमिलीज, लिटरेट कम्युनिटीज, लिटरेट सोसाइटीज, लिटरेट सिटीज. उनका एक प्रोजेक्ट है लिटरेट सिटीज का प्रोजेक्ट. हमने तो इसके बारे में तो हमें सुना भी नहीं है हमारे देश में, लेकिन इस तरह का और वो कर रहे हैं काम, यू नो. तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या हम बहुत ज़बरदस्त भूमिका है इसमें. मैं इसके बारे में बहुत नहीं कहूँगी क्योंकि मुझको लगता है कि आप लोगों को काफ़ी अनुभव है. बट मैंने एक आई जस्ट मेंशन, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी एक यूनेस्को ही का ही है, वो कहते हैं कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स, कि जहाँ पे एक सेंटर, क्योंकि ऐसा है ना व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी दैट इज वो इन्वेस्टमेंट का सवाल है. वो कहाँ से आएंगे महिलाओं के पास फोन्स, कहाँ से आएंगे महिलाओं के पास अदर जो टेक्नोलॉजी है. तो अगर हम लर्निंग सेंटर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे दैट इक्विपमेंट वुड बी मेड अवेलेबल एंड इफ इट इज़ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड तो वहाँ पे महिलाएं आके कुछ तो सीखे, कुछ तो उनको उसके बारे में. तो therefore I think we have to think about that. And I have just put in this idea of common service centers. क्योंकि अभी जो है मिनिस्ट्री जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो टेलीकम्युनिकेशंस की जो मिनिस्ट्री, उनके अंडर एक कॉमन सर्विस सेंटर्स आ रहे हैं. और उसमें अभी तक ज़्यादातर वो सर्विस ओरिएंटेड है. वहाँ जाओ, एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन देता है. बट इफ़ यू एनर्जाइज दोज and they become learning centers, कि वहाँ जाके महिलाएं can seek information, they can use technology. Then that would be one way whereby women can begin to access and use technology in order to learn. That's it. I mean, I have done this, an analysis of this, and I think that the challenges and constraints are many. But the possibilities I think are immense, or I think we have to make the effort and make sure that we really do not now neglect. बहुत हमने neglect किया है adults को, और now is the time, that we must do something about it, because otherwise, India is a great shame. I think it's terrible that we don't feel ashamed of the fact that इतने millions of people are illiterate in this country. It's a national shame, and I think it's time that we do something about it as a